The sea level, the atmospheric pressure 101 x 10 raised to 3 Pascal is acting on a tabletop of size 1 meter square. अब एक टेबल है समझो, वो टेबल का एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो इसके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता, तो वो कितना है 101 इंटू 10⁻³ पास्कल। इसको अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ पास्कल भी अपन कंसीडर कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया तुमको, ठीक है। Under such a heavy pressure, why doesn't the table top crumble down? फिर इतना ढेर सारा प्रेशर होने के बाद वो टेबल क्रम्बल क्यों नहीं हुआ, यानी टूट फूट क्यों नहीं गया, तो वो हम बाद में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक चार्ट दिया है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है वर्सेस हाइट। अब ये याद रखना, देखो ये जो एक्सिस रहता उसको बोलने का एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल एक्सिस रहता उसको बोलने का वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या दिया है तुमको हाइट, और ये जो है वाई एक्सिस उस पर क्या दिया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2000 मीटर हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर अबाउट 100 था, बराबर। उसके बाद जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती वैसा वैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होते जाता, कम होते जाता, हाँ क्या होते जाता, वो डिक्रीज हो जाता। ये हमने चार्ट के ज़रिए समझ के लिए। उसके बाद हम देखेंगे बियॉन्ड फोर्स। अब बियॉन्ड फोर्स समझने के लिए हमको ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है। फिगर की तरफ देखेंगे हम, इसके अंदर आपको एक प्लास्टिक बॉटल दिखेंगी, बराबर, जिसकी ढक्कन से पैक करे वाला है उसको, बराबर। अब उसको देखेंगे हम तो ये वाली जो बॉटल है ये क्या हो रही, फ्लोट हो रही, तरंग रही है ऊपर, बराबर, ऊपर वाली बॉटल। अब दूसरी जो बॉटल है तो या फिर उसी बॉटल को अगर हम पूरी तरह पानी भरते हैं तो पानी में डूब जाएंगी वो। पानी में डूब जाने के बाद उसमें जो दूसरी वाली बोतल थी जो कि पानी से पूरी भरी अपन ने, तो उस पर दो किस्म के फोर्स देखो, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में Fg लिखा है, उसको बोलने का ग्रेविटेशनल फोर्स, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स दिख रहा है जो उसको ऊपर उठाने में मदद करेगा, तो वो Fb, तो वो है अपना बियॉन्ड फोर्स जो हम समझ के लिए वाले। उसके बाद आपको बॉल दिख रहा है, प्लास्टिक बॉल, तो ये बॉल जो है उसको हम पानी में ढकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह डूबेगा क्या, नहीं डूबेगा। तो इसको ऊपर उछलने में कौन सा फोर्स, बियॉन्ड फोर्स यहाँ पर काम आता है। तो अब हम देखेंगे, हाँ The empty plastic bottle floats on the surface of water. जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल थी वो पानी पर तैर रही थी। On the contrary, the bottle full of water floats inside water but does not go to the bottom. अब वो जो पानी से भरी हुई बॉटल थी तो वो पानी के अंदर तैर रही है, देखो वो बॉटम में गई क्या, नीचे जाके डूबी क्या हो, नहीं। The weight of the empty bottle is negligible as compared with the weight of the water inside. अब एम्प्टी बॉटल का जो वेट है वो जो कि पानी का वेट है ना, उसके इनसाइड क्या है, पानी है, वो पानी के वेट से एम्प्टी बॉटल का वेट बहुत कम है, निग्लिजिबल यानी बहुत कम है। Such a bottle with water neither floats on the surface nor does it go to the bottom. हाँ, और इसलिए पानी से भरी हुई बॉटल neither floats on the surface, यानी सरफेस पर भी तैरती नहीं और बॉटम में भी जाती नहीं, बीच में तैरती रहती हो पानी से भरी हुई बॉटल। This means the force due to gravity acting the bottle filled with water. नहीं, डबल पढ़े तुमने शायद, नहीं छोड़ दी तुमने, डबल पढ़ो। This means the force due to gravity acting downwards okay, must have been balanced by an opposing force in the upward direction on the bottle filled with water. इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये बॉटल को कहाँ लेने की कोशिश कर रहा है, नीचे, लेकिन एक फोर्स है
जो Beyond ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट काम कर रहा है, वो कौन सा फोर्स है? Beyond force. बियॉन्ड फोर्स। और ये बियॉन्ड फोर्स बॉटल को बॉटम की तरफ ध्यान देगा क्या? नहीं। This force must have originated from the water surrounding the bottle. हाँ, अब ये जो फोर्स बियॉन्ड फोर्स आया, ये ओरिजिनेट यानी कहाँ से उसका उगम हुआ, ये अगर जानना है हमको तो कहाँ से हुआ? ओरिजिनेट फ्रॉम द वाटर सराउंडिंग द बॉटल, यानी बॉटल के जो आजू बाजू पानी है, बॉटल के आजू बाजू जो पानी है, वो पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट का जो फोर्स हमने पढ़ा अभी बियॉन्ड फोर्स, उसको वो क्या करता? ऐड करता। The upward force acting on the object in water or other fluids or gas is called beyond force. और इसीलिए जो अपवर्ड फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट जो पानी के अंदर है या फ्लूइड के अंदर है या गैस के अंदर है, ओके, तो किसी के भी अंदर हों दो, तो जो भी फोर्स ऊपर लाने की कोशिश करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा, इस किस्म के फोर्स को क्या बोलने का? बियॉन्ड फोर्स। और अपन एफ बी लिखते, बियॉन्ड फोर्स। और एफ जी यानी क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों एक में के कैसा है? अपोजिट है। An iron nail skins in water, but why does the मैसिव स्टील ship float on it? अब ये छोटा अगर अपन लोखंड का खीला लेंगे, आयरन नेल, तो पानी में डूब जाता। लेकिन मैसिव जो शिप है, इतनी बड़ी जो जहाज़ है जो कि मेटल की बने वाली है, वो क्यों तैरती है? When an object is dipped in a liquid, a beyond force acts on it, and hence it appears that the weight of the object is reduced. हाँ, ये क्यों अमल में क्या? क्योंकि एक आधा ऑब्जेक्ट जब लिक्विड में डीप होता, बुड़ जाता है ना, लिक्विड के अंदर डीप जाता, तो बियॉन्ड फोर्स उस पर ऐड करता। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। और इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो क्या हो जाता? रिड्यूस। आ रहा है समझ में? क्योंकि जो इतनी बड़ी शिप है मेटल की, वो पानी में क्यों नहीं डूबी? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का वेट रिड्यूस हुआ। वहाँ पर क्या सपोर्ट कर रहा है उसे? बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ये देखो, ये पानी है समझो, ऐसा अपन कंसीडर करें। और यहाँ पर ये बोट है समझो, बराबर है क्या? मेटल की बोट है, ठीक है। अब ये बोट जो है पानी पे तैर क्यों रही है? ये नीचे डूब क्यों नहीं रही है? क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका जो वेट जो है, उसका जो वज़न है, वो कौन से डायरेक्शन में काम कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। पर एक फोर्स ऐसा है जो इसको ऊपर लाने की कोशिश करता है आजू बाजू के पानी की वजह से, और वो फोर्स कौन सा है? बियॉन्ड फोर्स। और बियॉन्ड फोर्स क्या कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर रहा, विरोध कर रहा। और विरोध करने की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट का बहुत सारा वजन होने के बाद भी इसका वेट जो है, ये वेट क्या हो रहा? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस यानी क्या हो रहा? कम हो रहा। और अगर वेट रिड्यूस होता तो वो चीज़ पानी के ऊपर तैर सकती। इसलिए बोट का वज़न ज़्यादा है, लेकिन बियॉन्ड फोर्स की वजह से वो तैर रही है। तो दोनों सेम इसमें समझो, ये 50% ताकत लगा तो ये भी 50% ताकत लगा। नहीं। अब बोट का जितना वजन है ना, उतना वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको अपन 9.8 से मल्टीप्लाई करते मास को, है ना। ध्यान में आ रहा आपके? फोर्स क्या रहता? मास इंटू ग्रेविटी। क्या रहता? मास इंटू ग्रेविटी। अब इसका जो भी मास है और ग्रेविटी कितनी रहती है अपने पास, आपको याद रखना है, ग्रेविटी हमेशा कितनी रहती? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। अब ये जो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कौन सा ऐड कर रहा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लो शिप का जो वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो अगर 100 न्यूटन है, कंसीडर कर रहे हैं अपन, कितना है? 100 न्यूटन। तो सेम जो है बियॉन्ड फोर्स ऐड करता, उतना ही बियॉन्ड फोर्स क्या हो रहा? वहाँ पर तैयार हो जा रहा, और उसलिए वो बैलेंस हो रहा, इसलिए वो नाव जो है तैरती रहती। It becomes easier to swim in sea water than in fresh water. अब स्विम यानी तैरना। तैरना आसान किस में है? फ्रेश वाटर में है कि सी वाटर में? फ्रेश यानी मीठा पानी, और सी वाटर यानी समंदर का पानी। तो समंदर के पानी में तैरना ज़्यादा इजी है स्विमिंग करना। क्यों? This is because the density of sea water is higher than the density of fresh water due to salts dissolved in sea water. अब देखो क्या होता है मालूम है क्या?
जो समंदर का पानी ना, सी वाटर, उसके अंदर सॉल्ट यानी क्या, नमक। नमक या ठीक है, नमक मिला हुआ रहता। अब उस वजह से जो डेंसिटी है समंदर के पानी की, सी वाटर की, वो डेंसिटी कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है फ्रेश वाटर से। याद रखना है आपको कि डेंसिटी जो सी वाटर की है वो हाइयर है, किससे, डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर यानी Density मीठे यानी? पानी से। घनता, घनता। डेंसिटी यानी क्या रहती, घनता। और घनता बोले? घनता बोले तो कोई चीज़ जो है ये कितनी, उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो जितने नज़दीक रहेंगे उतनी उतनी घनता किस रहती, ज़्यादा रहती। आगे और समझेंगे तुमको। तो नमक ज़्यादा होने की वजह से जो समंदर का पानी है, सी वाटर, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और इस वजह से जो स्विमिंग है वो ज़्यादा आसान किस में है, सी वाटर में है। In this book you have seen that lemon skin in a glass filled with water, but it floats when we स्टीयर stir in 2 spoons of salts in the water. अब जो नींबू रहता है लेमन, सिंक इन अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, अगर पानी से भरा हुआ ग्लास है उसमें आप नींबू डाल दो, वो डूब जाएगा अंदर। बट उसके अंदर हम 2 चम्मच नमक डालते हैं तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा। हाँ, कर सकते तुम घर में प्रयोग ही। मैंने करके देखी थी, नहीं मारा था। और उसके अंदर मैंने पहले मीठा पानी लो, नींबू मैंने डालो, उसके अंदर पोटैटो डाली थी। तो अब कुछ भी डालेंगे तो चिकन जमेगा। यहाँ बात लेमन की चल रही। हाँ, In salty water, the buoyant force exceeds the gravitational force. हाँ, अब क्या होता है जब आप नमक डाल रहे हैं ना, तो नमक डालने के बाद कौन सा फोर्स इंक्रीज होता, बियॉन्ड फोर्स। और बियॉन्ड फोर्स हमेशा किधर लेने की कोशिश करता, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता हो, अपोजिट काम करता है। इसलिए वो जो नींबू है ना, जब नमक ज़्यादा है आपने, तो नमक डालने के बाद उसमें क्या बढ़ गया, बियॉन्ड फोर्स, और इसलिए वो नींबू बॉटम में गया क्या, नहीं, ऊपर तैर रहा था, फ्लोट हो रहा था। करके देखेंगे। चल अब स्टॉप करो। बियॉन्ड फोर्स कौन से 2 चीज़ों पे डिपेंड है। किस पे? वॉल्यूम ऑफ, हाँ ये ना, व्हाट इज नहीं, वो छोड़ दो। हाँ, बियॉन्ड फोर्स। Beyond force depend on 2 factors: volume of the object. The beyond force is more if the volume of the being of object is more. दूसरा, second, density of liquid more the density of liquid more is the force of buoyancy. This is the one. and बियॉन्सी। हाँ, अब बियॉन्ड फोर्स को बियॉन्सी बोलने का, फोर्स ऑफ बियॉन्सी। तो ये 2 चीज़ों पे डिपेंड है, पहला है वॉल्यूम, दूसरा है डेंसिटी। तो बियॉन्ड फोर्स जो है, वॉल्यूम के संदर्भ में देखे अपन ने कि बियॉन्ड फोर्स इज़ मोर इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द डीपिंग ऑब्जेक्ट इज़ मोर, यानी जो चीज़ अपन डुबा रहे उसका अगर आकार मान ज़्यादा रहा तो उस जितना वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उतना बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और डेंसिटी, और लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा। अभी हमने देखे सी वाटर जो है तो उसमें डेंसिटी ज़्यादा रहती ना, और फ्रेश वाटर में कम रहती। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा है, बियॉन्ड फोर्स। तो बियॉन्ड फोर्स की 2 चीज़ें समझ में। पहली चीज़, वो उसकी वॉल्यूम जितना ज़्यादा रहेगा, किसका, किसका, जो चीज़ डुबा रहे अपन उसका वॉल्यूम ज़्यादा रहा तो बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा रहता। और लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज़्यादा उतना फोर्स ऑफ बियॉन्सी ज़्यादा रहता। उसके बाद देखेंगे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ऊपर का नहीं। Now hold the other end. नहीं, टेक अ लॉन्ग। Take a long rubber band and cut it at one point at one of its ends. It tie a clean wash stone or a 50-gram weight as shown in figure 3.11 point. देखो, एक लॉन्ग रबर बैंड लिया अपन ने, उसको एक पॉइंट को कट करें और उसके वन एंड को क्या बांधे अपन ने, क्लीन वाश स्टोन। ये देखो जो दिख रहा है ना हाथ में, ये रबर है। हाँ, ये जो है ये रबर बैंड है, और इसको क्या बांधे वाला है, स्टोन, या फिर कोई 50 ग्राम वेट की चीज़ बांधे वाली, ठीक है। लो पढ़ोगे। Now hold the other end of the rubber band and make a mark there. Keep the stone hanging in air and measure the length of the rubber band from the stone to the mark made earlier.
Now take weight in a pot. वाटर Now take water in a pot and hold the rubber band at such a height that the stones in it. हाँ, अब देखो पहले पानी नहीं था, उस टाइम में अपन ने एक मार्किंग करे कि कहाँ तक है वो, और उसके बाद अपन ने क्या भरे, पानी भरे बराबर, और पानी के अंदर रबर बैंड जो है तो स्टोन के साथ बुड़ाया अपन ने। Again measure the length of the rubber band up to the mark. What is observed? This क्या हुआ बोला उसमें, जो रबर बैंड की लेंथ है वो कम हो गई, देखो तुम पानी डालने के बाद हो गई कम। होती This length is shorter than the earlier length. हाँ, लेंथ क्या हो गई, शॉर्टर, छोटी हो गई। While dipping the stone in water, length of the stretched rubber gets slowly reduced and is minimum when it skins completely. क्या होता है उनमें, क्या जब हम स्टोन पूरी तरह पानी में डीप करे बुड़ा दिए तो जो स्ट्रेच रबर रहता तो उसकी लेंथ स्लोली क्या होती, रिड्यूस, कम कम होते जाती है ना, और मिनिमम कम कम होते जाती जब वो पूरी तरह क्या हो जाता, सिंक यानी बुड़ जाता, डूब जाता है अंदर। What could be the reason for a shorter length of the rubber band in water? फिर पानी के अंदर रबर बैंड की लेंथ कम क्यों हुई, सवाल ये है। When the stone is sunk in water, a buoyant force acts on it in the upward direction. हाँ, क्योंकि अपन जब उसको पानी में डुबाए ना, तो पानी में डुबाए, आपको पता है पानी में जब हम कोई चीज़ डुबाते हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स काम करता, बियॉन्ड फोर्स। The weight of the stone acts downward, therefore the force which acts on it in the downward direction is infinitely reduced. अब देखो क्या होना, क्या जब पानी नहीं था ना, पानी नहीं था तो वहाँ एक ही फोर्स, एक मिनट में इसको मिटा था। अब जब पानी नहीं था ना तो यहाँ पर एक ही फोर्स काम कर रहा था, वो कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स। पर जब पानी के अंदर आया तो यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बट अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स। तो इस वजह से बियॉन्ड फोर्स की वजह से जो रबर बैंड है उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, कम हो गई। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स, क्या होगा मतलब, प्रश्न सवाल है कि बियॉन्ड फोर्स की कीमत कितनी होगी। इट इज द सेम फॉर ऑल द लिक्विड, सभी लिक्विड के लिए वो तरीके है क्या, इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट। फिर हर ऑब्जेक्ट के लिए बियॉन्ड फोर्स एक जैसा ही होता है क्या, नहीं। The answer to this question are embodied in Amrich's principle. This principle states that when an object is partially or fully immersed in a fluid, a force of beyond acts on it in the upward direction. This force is equal to the weight of the fluid displaced by the object. अब देखो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो ब्लैक में लिखा है ना, वो देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शली यानी थोड़ा सा और फुल्ली इमर्स यानी पूरी तरह अगर हम डुबाते हैं किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है या गैस होता है ना। उसके बाद फोर्स ऑफ बियॉन्सी एक्ट ऑन इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करता, फोर्स ऑफ बियॉन्सी, है ना, क्यों अपन उसको बियॉन्ड फोर्स बोलते। लेकिन आगे का सेंटेंस मत होएगा, दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसके इक्वल है, कि जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट की वजह से उसके वेट के इक्वल। आपके समझ में नहीं आ रहा है? अब देखो अब मान लो ये क्या है, पानी है, बराबर है क्या, ये इस लेवल तक भरा हुआ है, भरा हुआ है। अब ये लेवल को मैं लेवल ए बोलता, क्या बोलता, ए लेवल। अभी इसमें मैंने कोई चीज़ डुबाया है क्या, नहीं। उसके बाद क्या होता है कि कोई चीज़ है, समझो मान लो इसके अंदर मैंने एक बॉटल डुबाई या बॉल डुबाया, ठीक है। बॉल डुबाने की वजह से क्या होता, पानी फ्लोट करता, लेकिन पानी की थोड़ी सी लेयर बढ़ जाती। अब पानी की लेयर कितनी हुई, बी। अब ए और बी की जो लेयर का डिफरेंस है, अब इतना जो दिख रहा है आपको, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर
पानी की क्या हुई यहाँ पर, फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ ना, क्या डिस्प्लेस हुआ? ये फ्लूइड जो है हाँ। यहाँ से इतना बढ़ गया ये हाँ। ऑब्जेक्ट आने की वजह से। तो जितनी यहाँ पर फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, ये फ्लूइड का हमको क्या गिनने का है, वेट गिनने का है, बराबर। और ये वेट के इक्वल क्या रहेगा, बियॉन्ड फोर्स। बियॉन्ड फोर्स। जितना पानी ऊपर गया, पहले लेयर कौन सी थी अपनी, ए लेयर थी। बॉल डूबने के बाद लेयर कौन सी हुई, बी। अब ए और बी में का डिफरेंस निकालने का, फ़र्क निकालने का, कितना बड़ा, पूरा गिनने का क्या, नहीं। मान लो ए तक जो है वो 10 सेंटीमीटर था, कितना था, 10 सेंटीमीटर। और बी की जो रीडिंग है वो कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है। तो पानी कितना सेंटीमीटर बढ़ा ऊपर, पहले बॉल डालने से पहले पानी 10 सेंटीमीटर की हाइट थी, बॉल डालने के बाद 11 सेंटीमीटर हाइट हुई, तो पानी कितना सेंटीमीटर बढ़ा, 1 सेंटीमीटर ना, 10 था ना, तो 1 बढ़ गया ना, 11 हुआ, तो 11 में से 10 वजह करे, तो 1 सेंटीमीटर पानी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अब ये 1 सेंटीमीटर जो वाटर है, ये वाटर का क्या गिनने का अपने को, ये फ्लूइड है, इसका क्या गिनने का, वेट। और ये वेट के इक्विवेलेंट क्या रहेगा, बियॉन्ड फोर्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफ बी। आ रहा है समझ में आपके। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से जितना लिक्विड क्या हो जाता है या फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, उसका क्या गिनने का, वेट। वो वेट के इक्वल कौन सा फोर्स रहेगा, बियॉन्ड फोर्स। ये प्रिंसिपल किसका है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज की इंफॉर्मेशन दे ली, वो इतनी ज़रूरी नहीं है। ग्रीक साइंटिस्ट। नहीं, नीचे का पढ़ो। The use of Archimedes' principle is very wide. This principle has been used in the construction of ships and submarines. The instruments such as lactometer, hygrometer हाँ, are based on this principle. अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उसका बहुत सारा इस्तेमाल है। अब आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल देखेंगे हम, तो शिप्स और सबमराइंस इनके कंस्ट्रक्शन में होता है, यानी बांधकाम में होता। जो शिप है, शिप्स पता है आपको, जहाज़ वगैरह, और सबमराइंस समंदर की जो चीज़ें है, तो उनमें होता है इंस्ट्रूमेंट सच एज लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं।